ब्रेक के बाद लगातार हम अपने बड़े खुलासे को लेकर बड़ी कवरेज पर लगातार बने हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर से हमारी बड़ी खबर है कि वहां पर अवैध मदरसों का जाल बिछाया गया है। भारत के सीमावर्ती जिलों में भी मदरसों की संख्या बढ़ी है। भारत में मदरसों के लिए चीन पाकिस्तान की वाया नेपाल फंडिंग की गई है। सिद्धार्थनगर जिले में एक साल में 47 नए मदरसे खुल गए। कई मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, कई मदरसों का हिसाब किताब नहीं है। ज्यादातर मस्जिद मदरसे देवबंदी मसलक से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी बड़ी खबर। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम आपको बता चुके हैं कि कैसे नेपाल में बढ़ रहा है मदरसों का जाल। भारत के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन खतरा सिर्फ नेपाल में नहीं है, बल्कि देश के अंदर बॉर्डर से सटे जिलों में भी मदरसों की बाढ़ आ गई है। हमारी पड़ताल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बॉर्डर एरिया में भारत की सीमा के अंदर पहले घरों का निर्माण होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मदरसों और मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाता है। कुल मिला के जो एक्स सिमी है, जो यहाँ से प्रतिबंध होने के नाते जो गिरफ्तार हुए, जो भगे हैं, वो उन जगहों पे नेपाल में शरण पाए हैं और अपने आप को थोड़ा दूसरे संगठन से परिचय करा के, जैसे मैंने कहा इस्लामिक संघ, तो उसके नाम पे अपने गतिविधियां चला रहे हैं। हमने नेपाल की सीमा से सटे बहराइच जिले में खुले मदरसे में जाकर पड़ताल की। यहाँ मदरसे चलाने वाले खुद नहीं जानते हैं कि ये मदरसा रजिस्टर्ड है या नहीं, और ऐसे कई मदरसे हैं जिसका कोई हिसाब किताब सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। मान के चलिए ज़्यादा दिन से चल रहा है। काफ़ी दिन से? हाँ, काफ़ी दिन से चल रहा है। तो ये रजिस्टर्ड है? अब ये इसके बारे में रजिस्टर अभी तो हम 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप 3 साल? जी। तो यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ लगभग मान के चलिए 60 या 65 बच्चे होंगे। वो गाँव ही के बच्चे हैं। गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 65 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 500 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे हैं। यहाँ ज्यादातर मस्जिद और मदरसे देवबंदी मसलक के हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई। मस्जिद और मदरसों को स्थापित कराने में आईएसआई का प्रमुख हाथ माना जा रहा। कई बार इनके मौलवी भी पकड़े गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इस सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए और घुसपैठ को देखते हुए कई बार यहाँ प्रदर्शन भी हो चुका है सीमा पर, और मस्जिद और मदरसा बंद किए जाने की मांग भी उठ चुकी है। न्यूज़ नेशन आपको पहले ही बता चुका है कि कैसे देवबंदी मदरसों में जिहाद का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसका जिक्र इस किताब अल हिदाया में है, जो देवबंद से प्रकाशित है और देवबंद समेत देश के तमाम मदरसों में पढ़ाई जाती है। इस किताब के 17 नंबर पेज पर जिहाद का जिक्र है। इन्हीं मदरसे से तो पाकिस्तान बना, यहीं से तो तालिबान की सोच है। तालिबान कौन है? देवबंदी हैं, 100% देवबंदी हैं। वो उनका स्ट्रक्चर, उनकी एजुकेशन, उनका बिलीफ सिस्टम देवबंद से है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत तमाम लोग देवबंद और दूसरे मदरसों के इसी जिहादी सिलेबस पर सवाल उठाते रहे हैं। तो लोगों के दिल में जो संदेह पैदा होते हैं, जो मिसगिविंग आती हैं, उसका कारण बहुत सी वो किताबें हैं जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, कि वो कुरान की शिक्षा के सरासर विरुद्ध है। कानून कहता है कि अगर मुस्लिम हुकूमत होगी तो सबका दर्जा बराबर नहीं हो सकता। खुद यूपी पुलिस ने न्यूज़ नेशन के कैमरे पर यह खुलासा किया कि बॉर्डर एरिया में खुल रहे कई मदरसों में छात्र ही नहीं है, और कुछ मदरसों में तालीम लेने के लिए छात्र सीधे कश्मीर से आ रहे हैं। कई मदरसे तो ऐसे हैं कि जिसमें स्टूडेंट ही नहीं है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसमें पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, कश्मीर तक के बच्चे पढ़ने आए हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि वहाँ कश्मीर से यहाँ तक बीच में कोई मदरसे ना पढ़ते हों, कोई स्कूल ना पढ़ता हो। और कुछ नेपाल के विद्यार्थी भी हैं। तो ये जैसे एक कॉमन सेंस के लिए भी कि JNK के बच्चे इतना दूर पढ़ने क्यों आएंगे?
हाँ, तो अब ये संदेह के दायरे में इस कारण से भी है। हम बॉर्डर एरिया में खुले हर मदरसे पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अचानक इतनी तादाद में इनका खुलना शक को तब और बढ़ा देता है जब इनकी फंडिंग को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं होती। भारत नेपाल बॉर्डर से विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारा चौथा बड़ा खुलासा देखा। धीरेन्द्र पुंडीर जिन्होंने ये पूरी पड़ताल की है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, पहला सवाल आपसे, आखिरकार इन मदरसों को खुद को रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत क्या है? देखिए, जो अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको सरकार का जो मैंडेटरी जो एक आपका करिकुलम है वो सब पर भी होगा, और आपको उर्दू और अरबिक इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना होगा, आपके अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर मदरसे जो बहुत ज़्यादा इधर की तरफ नए बने हैं और ख़ासतौर से देवबंदी मसलक का जो मदरसा है उन सब में इस बात का ज़्यादा वो रहता है कि वो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होता, लंबे लंबे सालों तक नहीं होता, ताकि वो सरकारी अपने आप से जो वहां से इकट्ठा किया गया या फंडिंग, जिसके फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, उस फंडिंग पर एजेंसीज ने सवाल उठाए हैं, वो इसीलिए ताकि आप उसकी निगरानी से बच जाएं। जैसे अगर हम बहराइच की बात करते हैं, सिर्फ बहराइच जिले की बात करते हैं, तो 301 के करीब रजिस्टर्ड मदरसे हैं। लेकिन अगर एक अनुमान, ये कोई बिल्कुल उस तरह नहीं है, लेकिन एक अनुमान है जो वहां के लोगों का है कि लगभग 1200 के करीब वहां मदरसे हैं। यानी आप सोचिए कि 301 रजिस्टर्ड है, बाकी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो उसमें यही दिक्कत है कि आप उसके माफ कीजिएगा, आप उसके करिकुलम पर नियंत्रण नहीं रखते, आप उसकी अकाउंटिंग पर नियंत्रण नहीं रखते, तो आपके पास काफ़ी ऐसे डार्क स्पॉट होते हैं जिसमें आपको ये मालूम नहीं होता। इसी दौरान एक चीज़ और मैं राकेश कहना चाहूँगा, जो लगातार बात आई कि किसी भी धार्मिक स्थल, मतलब धार्मिक शिक्षा का स्थल या धार्मिक जो स्थल है, उन सब के लिए यहाँ कोई उस तरह का नहीं कि आपने कोई मैप पास कराया, मैप को अप्रूव कराया, सिर्फ आपको डीएम को सूचना देनी भर होती है और आप उस पर कितना निर्माण करा रहे हैं ये आपके ऊपर होता है। ये सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों के लिए भी एक क्लियर कट लॉ हो। इस तरह ठीक है, मैं ये सवाल मौलाना अली कादरी के पास लेकर जाता हूं। धीरेन्द्र, मौलाना साहब एक बात बताइए, देवबंदी मसलक से जुड़े जो मदरसे हैं जिसका जिक्र धीरेन्द्र कर रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट में बातचीत कही, आखिरकार खुद को रजिस्ट्रेशन से दूर क्यों रखा जाता है? सरकारी निगरानी के दायरे में क्यों नहीं रहना चाहते मदरसे? देखिए, जब हमारे देश में कोई चीज चल रही है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो आश्रम हो, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये हमारे अपने देश का कानून है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे, लेकिन रहा सवाल कि उसको आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ना, ये बिल्कुल ही गलत है। एक दो आदमी अगर गलती करे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, तो सारों को उसका जिम्मेदार नहीं खड़ाया जा सकता। नहीं, तो सारे को जिम्मेदार कौन ठहरा रहा? मौलाना साहब, सारे को जिम्मेदार कौन ठहरा रहा? मदरसों का जब नाम लिया जा रहा है तो ये गलत है। नहीं, तो सब नहीं, तो सारे मदरसों की बातचीत कौन कर रहा है मौलाना साहब? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मदरसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये हमारा हक है, हम बढ़ाएंगे। 500 नहीं, 5000 मदरसे करेंगे हम। ये हमारा नहीं, तो ये भी तय करेंगे ना कि उन 5000 मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ की बातचीत ना हो, ये कौन तय करेगा? ना, कट्टरपंथी बात होगी नहीं। इस्लाम की तालीमात आप पढ़े नहीं ना। नहीं मौलाना साहब, नहीं, आप 5000 नहीं 5 लाख मदरसे बनाइए, लेकिन ये भी तो तय करिए ना कि उन 5 लाख मदरसों में कट्टरपंथ की बातचीत ना हो। उन 5 लाख मदरसों में सेमिनार के नाम पर देश के विरोध में बातें ना हो, ये भी तो तय करेंगे ना। फिर वो 5 लाख मदरसे सरकारी निगरानी के दायरे में हो। मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ, सुनिए, आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आप जिस किसी भी देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करो, उस देश की मट्टी से मोहब्बत करो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं मौलाना साहब, यही तो बात हम कह रहे हैं, शायद आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमने यही तो कहा कि इस्लामिक शिक्षा की आड़ में कुछ मदरसों में कट्टरपंथ की बातचीत की जाती है, उसे बंद कर दिया जाए, सारे मदरसे सरकारी निगरानी के दायरे में हो जैसे दूसरे संस्थान है। हमने यही तो बात कही। विजय शंकर तिवारी जी, देखिए साहब, जहाँ तक नहीं सुनिए, मैं कंप्लीट करूंगा, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए आप। देखो ऐसा है, जहाँ तक के सरकारी निगरानी की बात है, तो ये जो सरकार बैठी है
ये तो एंटी मुस्लिम सरकार है। नहीं नहीं, ये जो आपने कोई तय कर लिया ना अपने मुसलमान हिसाब करता है, से। अगर ये सरकार रजिस्ट्रेशन की बातचीत करती है तो एंटी मुस्लिम हो गई। विजय शंकर तिवारी जी, आप सहमत हैं मौलाना साहब की बातों से? डाउट ही नहीं है ना। सुन, ये ठीक, जब से 2014 से सरकार आई है, ये आपने तय कर लिया ना मौलाना साहब। 2014 से पहले भी मदरसों पर सवाल उठे थे। एक मिनट कादरी रुकिए। देखिए, सवाल उठना अलग बात है, कार्रवाई होना अलग बात है। मैं बताता हूँ। अब जैसे कि नहीं, तो आपको दिक्कत यह है कि कार्रवाई अब हो रही है। वो बिल्कुल नहीं, एक सेकंड विजय शंकर जी, एक सेकंड मौलाना साहब, तो आपको दिक्कत है कि आप कार्रवाई हो रही है। 2014 से पहले सिर्फ सवाल उठते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। 2014 के बाद सवाल उठ रहा है, कार्रवाई हो रही है। आपको दिक्कत दरअसल कार्रवाई से है ना। अगर बात में सच्चाई हो तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन तो ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये मैं तय नहीं करूंगा ना। ठीक है विजय शंकर जी, दिक्कत कार्रवाई से है। अब सुन लीजिए, दूसरों को सुन लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, दिक्कत कार्रवाई से है। राकेश, हाँ राकेश, देखो जो कादरी वगैरह बोल रहे हैं, जनता सब कुछ समझती है। जो ये बोल रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। पब्लिक को सब कुछ पता है, जनता सब कुछ जानती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम है वहाँ दूसरे धर्म के लोग, दूसरे पंथ के लोग रह सकते हैं क्या? जहाँ ये 56 देश जिनके हैं वहाँ पर दूसरे समाज के लोग रह सकते हैं क्या? पाकिस्तान वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान में 22% लोग थे, आज वहाँ 1.5-2% रह गए। रुक जाइए आप, जय कादी साहब बोल चुके आप। बांग्लादेश में 24% लोग थे, आज अरे रुक जाइए आप, रुक जाइए, कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। जैसे अब अरब देश का संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। बांग्लादेश में 24% हिंदू था, वहां पर आज 7-8% हिंदू रह गया। क्यों रह गया? ये है आपकी मदरसे की तैयारी। और जो आप कह रहे थे कि मॉडर्न शिक्षा, तो वास्तव मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है वहां पर। पहले तलवार ठीक है विजय शंकर जी, मैं आपको रोकता हूं मौलाना साहब। अब आप भी हमारे साथ बने रहिए। विजय शंकर जी, एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के उस पार पांचवा बड़ा खुलासा, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हो गया है पांचवें बड़े खुलासे का। नेपाल में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। यह पांचवा बड़ा खुलासा है हमारा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को नेपाल में शरण मिली थी। इस्लामिक संघ नेपाल के निजाम खान ने पनाह दी थी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी यासीन भटकल भी नेपाल में छिपा था। हिजबुल के सैयद शाह की गिरफ्तारी भी नेपाल से ही हुई थी, यानी नेपाल की जमीन का इस्तेमाल हुआ। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ आरके यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि रॉ के पहले अधिकारी रहे हैं। धीरेन्द्र, एक छोटा सा जवाब आपसे, किस तरीके से नेपाल की जमीन का हाल फिलहाल में इस्तेमाल हुआ है? इसकी एक बड़ी वजह क्यों न माने कि भारत नेपाल के बीच जो खुली सीमा है, इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है? देखिए, अगर आप पूरी नेपाल सीमा ले लेते हैं, जो इंडो नेपाल सीमा है, जो चाहे यहाँ से लेकर हम लोग बहराइच, इधर तराई से लेकर उधर तक जाते हैं जोगबनी तक, यहाँ जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो अभी दावत इस्लामी ने गेस्ट हाउस और मदरसे तैयार की। अभी ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी गई है। लगभग 2 करोड़ रुपए का गेस्ट हाउस इसीलिए बनाया गया ताकि आप वहाँ उनको ठहरा सके जो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। मैं इसको पूरा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राकेश तैयार किया गया है, जिस पर हम लोगों ने अभी दिखाया है, और ये पूरे बॉर्डर्स पर है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपालगंज से लेकर विराटनगर तक आपको लगातार, अगर आप वहां जाते हैं तो वो आपको साफ तौर पर दिखता है कि कैसे वहां इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करने के लिए एक सेफ हेवन तैयार कर दिया बॉर्डर्स के पास आपके। ठीक है आरके यादव जी, आप तो रॉ से जुड़े रहे हैं, किस तरीके से सीमा पर हरकतें होती हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। नेपाल की जमीन का इस्तेमाल किया गया है। लगातार हमारे दो सहयोगी धीरेन्द्र और विकास नेपाल से जो सटी हमारी सीमा है वहां तक पहुंचे। नेपाल का जो इस्लामिक संघ है किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, दावत इस्लामी जिसका जिक्र किया अभी धीरेन्द्र ने, ये इस पर रोक लगनी चाहिए कैसे? देखिए, जो आपके रिपोर्टर्स हैं इन्होंने बड़ा काम किया है और किसी पर्टिकुलर जगह पे ये हैं, लेकिन ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे फैल रहा है, ये सरकार के पास इसकी खबरें बहुत पहले से हैं, और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में चाइना की साजिश पे हमारे यहाँ काफ़ी टेररिज्म की गतिविधियाँ चलाना चाहते हैं, और इसका संज्ञान काफ़ी पहले से है। हाँ, ये पर्टिकुलर जगह जो आपने बताई है, अब इस पे
ये लोग फोकस करेंगे, हमारी एजेंसी भी करेंगी, लेकिन ये पुराना मुद्दा है और इसमें जब से ये ओली सरकार बनी है, ठीक है, इन्होंने इस मुद्दे को रोकने के बजाय बढ़ाने में मदद की है और ये बड़ी एक भारत और नेपाल के संबंधों में एक बड़ा घातक मुद्दा है जिसको नेपाल सरकार को देखना चाहिए और भारत सरकार को भी डिप्लोमेटिकली इसको रोकने के लिए कहना चाहिए। ठीक है मौलाना अली कादरी, ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं चाहूँगा एक आखिरी कमेंट आपसे। जहाँ जो गलत है बिना किसी तर्क के, बिना किसी उलझुल बातों के, क्यों ना हम उसे स्वीकार करें, उस गलती को दूर करें। अगर इस्लामिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है तो वो बंद होना चाहिए। दावत इस्लामी जिसका जिक्र किया धीरेन्द्र ने, 2 करोड़ का गेस्ट हाउस बना लिया गया। वैसे गेस्ट हाउस जहां पर भारत विरोधी बात करने वालों को शह दी जाती है, उन्हें वहां पर रोका जाता है। देखिए सर, मैं आपको बड़े ही क्लियर ये कहना चाहूंगा कि हम जाकिर नायक की आइडियोलॉजी के खिलाफ है और जाकिर नायक पर रोक लगना चाहिए, उसके मानने वालों पर रोक लगना चाहिए, ये हम कहते हैं। और जो दावत इस्लामी की आप बात कर रहे हैं, दावत इस्लामी के इज्तिमा को 3 डेज पब्लिक मीटिंग को मैंने हैदराबाद में रुकवाया था, क्योंकि ये पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हमारे देश में कोई काम नहीं है और इनके यहाँ पर दुकानों पर चंदे होते हैं। मौलाना अली कादरी, आपने ये बात बड़ी अच्छी कही, ठीक है, आपने ये बातें अच्छी कही। मैं चाहूंगा आपकी इसी बातों के साथ मैं शुक्रिया कहूं। शुक्रिया इसलिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो किसी भी मुल्क और मजहब का आदमी हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें होती हैं किसी भी संस्थान में, तो चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।